जब से शेंदाई मिसेस जू के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, मिसेस जू एक बार क्यूक्यू से मिलने आई थी और ज़ुमोयू ने अब तक कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया था। पर जितना वो चुप था, उतना ही शेंदाई के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। उस रात शेंदाई क्यूक्यू को बात करा रहा था। क्यूक्यू छोटी फ्रॉक शेप टब में हैप्पीली किक कर रहा था और पानी के ड्रॉपलेट्स उसके पापा के शर्ट पे पड़ रहे थे। नैडी ने मुस्कुरा के कहा, सच में रेयर है, 4 महीने का बच्चा इतना एनर्जेटिक। देखिए, उसके पैर बिल्कुल छोटी मीट पेस्टल जैसे। आगे जाके कितना टॉल और स्ट्रॉन्ग होगा ये। शेंदाई ने हंसकर क्यूक्यू का छोटा एंकल पकड़ा और एक प्रिटेंड बाइट लिया। क्यूक्यू जोर से गिगल करने लगा। उसकी हंसी सुनकर शेंदाई भी फाइनली खुल के हंसा। शायद एक पल के लिए ही सही, पर वो हल्का महसूस कर रहा था। बस बस बेबी, अब और नहीं खेलना, उसने सॉफ्टली बोला, वरना तुम इतने एक्साइट हो जाओगे कि सो भी नहीं पाओगे। फिर उसने कॉल किया, सिस्टर शेन, टॉवल देना जरा। शेंदाई ने अभी क्यूक्यू को आधा वाइप ही किया था कि ट्रिंग, डोर बेल बज गई। सिस्टर शेन ने कैजुअली बोला, अरे इतनी रात को कौन आ गया? वो सीधा डोर की तरफ जाने लगी डोर ओपन करने। तभी शेंदाई के हाथ रुक गए। उसके अंदर एक छोटी सी इंट्यूशन जागी, एक गैस जो उसे खुद भी डराने लगा कि कहीं वही तो नहीं। सिस्टर शेन, उसने तुरंत आवाज लगाई, टॉवल उनके हाथ में दिया और बोला, प्लीज आप क्यूक्यू को पूरा वाइप कर दीजिए, सुखा के सुला दीजिए, मैं डोर देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। शेंदाई ने दरवाजे तक पहुंचकर पीप होल से देखा और जैसा सोचा था वही था, ज़ुमोयू। कुछ सेकंड्स के लिए वो खामोश रहा, फिर धीरे से डोर खोल दिया। ज़ुमोयू भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डोर इतनी आसानी से ओपन हो जाएगा। हाथ में वो एक कलरफुल गिफ्ट बॉक्स पकड़े हुए था और आंखों में हल्का सा सरप्राइज। एक बिजनेस किंग, एक 6 फिगर सूट में खड़ा बंदा और हाथ में बेबी टॉय। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लग रहा था। शेंदाई के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल प्लेन, जैसे वो अब हर स्ट्रगल के बाद एक इमोशनल वैक्यूम में चला गया हो। ज़ुमोयू ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोला, मैं ये क्यूक्यू के लिए लाया हूँ। बुक में पढ़ा था कि सेज में बेबीज को ग्रास्पिंग प्रैक्टिस करनी होती है। शेंदाई ने बॉक्स ले लिया। एक सेट था प्लश टॉयज का, टर्निप पुलर बोर्ड, जिसे बच्चे 3 से 6 महीने तक ग्रास्पिंग और होल्डिंग सीखते हैं। उसने थोड़ा आयरनिक सोचा, एक बंदा जो मीटिंग रूम में डिसीजन कराता है मिलियंस के, वो अब उसके डोर स्टेप पे खड़ा है, बच्चे के टॉयज लेके। ज़ुमोयू ने एक स्टेप अंदर लिया, पर बस एक शू थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही रुक गया। कॉन्शियस टोन में बोला, अदाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शेंदाई ने थोड़ा सोचा, उसे वैसे भी प्रोफेसर बाई के बारे में बात करनी थी और शायद ये राइट मोमेंट था, तो बोला, आ जाओ। उस एक परमिशन के साथ ही ज़ुमोयू के एक्सप्रेशन में एक लाइट सी आ गई। वो खुद भी शॉक था कि एंट्री मिल गई। जब वो अंदर आया तो उसके इंस्टिंक्टिव फेरामोन सेंस एक्टिवेट हो गया और उसने नोटिस किया कि वो टेम्पररी अल्फा सेंट, वो अनवांटेड मार्क स्मेल अब कंप्लीटली चला गया था। उसके फेस पर एक सटल सी रिलीफ वाली स्माइल आई। पिछले कुछ दिनों से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, सिर्फ इसीलिए कि वो स्मेल से दोबारा ट्रिगर ना हो। आज फाइनली उसे पीस मिला। लिविंग रूम स्कैन करते हुए उसने देखा क्यूक्यू कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा रिलीफ हुआ। एक्चुअली वो अपने बेटे को देखना तो चाहता था, लेकिन साथ ही गिल्ट भी था। अगर गलती से उसके फेरामोन रिलीज हो गए तो सब दोबारा बिगड़ जाएगा। तो उसने पूछा, क्यूक्यू कहाँ है? शेंदाई ने कामली बताया, अभी वो सो रहा है। ज़ुमोयू ने एक सेकंड के लिए सोचा उसके पास जाने का, पर फिर रुक गया। अगर वो जाग गया तो फिर ब्लेम उसी पर आ जाएगा ना, तो रहने दो, उसने सॉफ्टली कहा, सोने दो उसे अभी। शेंदाई ने टॉय टेबल पर रखा और बस थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखा। वेट कर रहा था कि ज़ुमोयू कुछ कहे। ज़ुमोयू ने सॉफ्ट टोन में बोला, अदाई, सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उस दिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया। मैं बाई। उसका वॉइस ब्रेक हुआ। वो जेलस था और उस नाम को लेना भी नहीं चाहता था।
शेंदाई ने कामली बोला, मैं भी तुमसे प्रोफेसर बाई के बारे में बात करना चाहता था। जुमोयू का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। ब्रोस थोड़े निट हुए। उसने पूछा, क्या मतलब? शेंदाई ने नजर फ्लोर पे रखते हुए कहा, उस दिन प्रोफेसर बाई का आना एक प्योर एक्सीडेंट था। मैंने जाओ दाई को क्यू के पास छोड़ा था। मुझे बीमार देखकर वो पैनिक हो गई थी और उसने अपने टीचर को बुला लिया। प्रोफेसर बाई ने सिर्फ मदद की थी और कुछ नहीं। जुमायू का फेस टाइट हुआ। उसके लिए अब डिटेल्स मैटर नहीं करती थी। सिर्फ ये फैक्ट के एक और अल्फा के फेरोमोन्स शेंदाई के आसपास थे। उसके अंदर फिर से गुस्सा ब्लिंक हुआ, पर उसने कंप्रेस कर लिया। डीप वॉइस में बोला, तो शेंदाई ने स्टेडी टोन में जवाब दिया, इस इंसिडेंट के बाद हम दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। प्रोफेसर बाई एक रेयर टैलेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में उन्हें एम्बैरेस या ट्रबल मत करना। जुमोयू के टीथ टाइटली प्रेस हुए। उसने सॉफ्टली पर सार्कास्टिकली बोला, बस इतना ही कहना था तुम्हें। उसके अंदर हजार इमोशंस थे, पर शेंदाई ने फिर भी सिर्फ बाइजिंगवान का जिक्र किया। रूम एकदम साइलेंट हो गया। सिर्फ क्लॉक टिक और उनके सांस चलने की आवाजें ही आ रही थीं। शेंदाई ने काम टोन में जुमोयू की तरफ देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा होगे, लेकिन मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हें बस याद दिलाना चाहता हूँ मिस्टर जू कि हमारे बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई हैं। उसका टोन स्टेडी था, पर अंदर से उसका वॉइस थोड़ा टाइट हो गया। बोला, एक्चुअली कई चीजों का तुमसे लेना देना ही नहीं। प्रोफेसर बाई ने मेरी और क्यू की मदद की सबसे मुश्किल वक्त में। अगर तुम उन्हें ब्लेम करोगे तो ना पर्सनली सही होगा ना प्रोफेशनली। जुमोयू एकदम से क्वाइट हो गया। उसके दिमाग में तुरंत वो वर्ड्स गूंजने लगे जो बाई जिंगवान ने उसे उस दिन बोले थे, जब तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे बच्चे को लेकर अकेला जी रहा था, तब तुम कहाँ थे? वो सेंटेंस उसके दिमाग में पॉइजन बन गया था। उसके हर गिल्ट को वो लाइन दोबारा ट्रिगर करती थी। वो याद कर रहा था जब शेंदाई प्रेग्नेंट था, वो एंगेजमेंट और करियर में बिजी था। गोल्डन वैनिटी फेयर के शिकार तक पहुंचने के प्लान्स बना रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि शेंदाई किस हालत में जी रहा है। और हाँ, वो सही कह रहा था। अगर बाई जिंगवान नहीं होता तो उसका ओमेगा और उसका बेटा और मुश्किल लाइफ जीते। लेकिन इस गिल्ट से बचने के लिए उसका दिमाग बस एक वेंट ढूंढ रहा था कि किसी पर निकाल सके अपना गुस्सा, अपनी बेचैनी, और वो बन गया बाई जिंगवान। पर उसका गुस्से के पीछे असली वजह जेलेसी थी। वो इसलिए नहीं गुस्सा था कि बाई ने शेंदाई को मार्क किया। वो इसलिए गुस्सा था कि उस वक्त बाई उस जगह था जहां उसे होना चाहिए था। बाई ने टेम्पररी ही सही, पर उस वक्त के लिए उसका प्लेस ले लिया था, एक अल्फा और एक फादर के रूप में। और ये बात जुमोयू के लिए सबसे ज्यादा अनबियरेबल थी। उसने फाइनली अपनी आंखें झुका ली। काफी देर तक साइलेंस के बाद सॉफ्ट वॉइस में बोला, तुम सही कह रहे हो। उसने तुम्हारी मदद की और मुझे उसका ये एहसान मानना चाहिए। शेंदाई थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने एक्सपेक्ट किया था कि जुमोयू फिर से एंग्री रिएक्शन देगा, पर ये काम टोन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। फिर जुमोयू ने और ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ कहा। वो बोला, फिक्र मत करो, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करने वाला। लैंजिंग प्रोजेक्ट उसके लीड में है और कंपनी को उसकी जरूरत भी है। ना मुझे पर्सनल ना बिजनेस इंटरेस्ट में कोई दिक्कत है। मैं बस तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। शेंदाई ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे कंफ्यूजन और डिसबिलीफ दोनों थी। फिर जुमोयू ने थोड़ा स्टेप आगे बढ़कर सीरियस टोन में बोला, अदाई, मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें मार्क करना चाहता था, ना तो जेलेसी में ना ही L.ST के अंडर। मैं चाहता हूँ तुम समझो, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी वॉइस थोड़ी रफ थी लेकिन सिंसियर लग रही थी। वो आगे बोला, मैं अपनी हर गलती का कंपनसेशन देना चाहता हूँ। जो भी प्रॉमिसेस मैं दे सकता हूँ सब तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली
हमेशा साथ रहे। शेंदाई ने एक छोटा सा बैक स्टेप लिया। आईज थोड़ी सी फ्लिकर हुई। ये सडन सॉफ्टनेस, ये चेंज टोन, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ुमोयू का ये नया मूव क्या मतलब रखता है। जब हार्डवेयर से काम नहीं बना, अब सॉफ्टवेयर करके ट्राई कर रहा है क्या? वो जानता था टॉप अल्फा का पेशेंस ज्यादा लंबा नहीं होता। उसने धीरे से अपनी आंखें नीचे कर ली। एक्सप्रेशन फिर से ब्लैंक हो गया। कोई रिप्लाई नहीं दिया। ज़ुमोयू ने भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने हल्की सी साय ली और क्वाइटली बोला, मैं क्यू को एक बार देख सकता हूँ क्या? सिर्फ देखूंगा, पास नहीं जाऊंगा। वो सो गया है। शेंदाई ने शॉर्ट सा जवाब दिया, अभी डिस्टर्ब हुआ ना तो फिर से उठ जाएगा। ज़ुमोयू ने हेल्पलेस स्माइल दी, बोला, ठीक है, फिर किसी दिन मिल लूंगा। वो क्वाइटली डोर तक गया और बिना कुछ बोले निकल गया। शेंदाई कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा, प्योर शॉक में। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ुमोयू सच में ऐसे ही चला गया, कोई ड्रामा नहीं, बिना कोई फेरोमोन प्रेशर दिए। उसने अपनी नजर वापस टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स पे डाली। कैरेट पुल टॉय। सॉफ्ट स्माइल उसके लिप्स पे आई। क्यों तो वैसे भी ग्रास्पिंग प्रैक्टिस कर रहा है आजकल। सीन अगले दिन सुबह पर शिफ्ट होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अगले कुछ दिन ज़ुमोयू फिजिकली नहीं दिखा, पर उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होने लगी। इंस्टीट्यूट में अचानक नए ग्रीन प्लांट्स लग गए, एर्गोनॉमिक चेयर्स आ गई, कैंटीन के रिनोवेशंस के ऑर्डर्स आ गए। सब कह रहे थे कि ये सब ज़ुमोयू के कहने पे हो रहा है, और सबको पता था कि ये सब इनडायरेक्टली शेंदाई के लिए था। पर एक दिन जब कैंटीन का रिनोवेशन स्टार्ट हुआ, ज़ुमोयू खुद आ गया इंस्पेक्शन के लिए। पूरा स्टाफ रेडी था, जैसे कोई सीईओ साइट विजिट करने आ रहा हो। कैंटीन में सिर्फ रीपेंट और फर्नीचर चेंज हो रहा था, पर ज़ुमोयू ने उसे फुल प्रोजेक्ट जैसा बना दिया था। जब वो आया, उसकी आंखें सीधा शेंदाई को ढूंढने लगी, और जैसे ही उसे देखा, उसकी नजर वहीं चिपक गई। शेंदाई एक वाइट कोट में था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे पहली बार उसने उसे देखा था। काम, क्लीन, एक एलिगेंस जो प्लेन कपड़ों में भी उसे शाइन कराती थी। उसके स्लिम फ्रेम के अंदर वो अंडरस्टेटेड स्ट्रेंथ थी जो ज़ुमोयू के लिए अब अडिक्टिव बन चुकी थी। उसके दिमाग में एक ही थॉट चला, मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसे छुआ है, पर फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं उसे अब तक समझ ही नहीं पाया। प्रोफेसर लियू, इंस्टीट्यूट के हेड, ने आगे बढ़कर बोला, मिस्टर जू, रिनोवेशन का काफी प्रोग्रेस हो गया है, क्या आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है? ज़ुमोयू ने कामली कहा, प्रोफेसर लियू, एडमिनिस्ट्रेशन शेफ के साथ नया मेन्यू फाइनलाइज कर रहा है। बजट काफी अच्छा मिला है, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स दोनों इम्प्रूव होंगे। कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो सीधा मुझे बता दीजिएगा। प्रोफेसर लियू ने पोलाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स मिस्टर जू, इतना ओवर टाइम चल रहा है यहाँ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप पर्सनली नाइट शिफ्ट कैंटीन ओपन करवाएंगे। थैंक यू सो मच, ज़ुमोयू ने कंपोज टोन में कहा। इट शुड बी, रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे ग्रुप का कोर कंपोनेंट है। यहाँ के लोग हाई एंड टैलेंट हैं, जो हमने डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों से हायर किया है। आप लोग जब पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो कंपनी की ड्यूटी है ना आपको बेस्ट एनवायरनमेंट देने की। और बोलते हुए उसकी गेज सीधा शेंदाई पर टिक गई। उसने सॉफ्टली ऐड किया, कैंटीन के रिनोवेशन पर कोई अगर खास सजेशन हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। सब लोग एक साथ बोले, थैंक यू मिस्टर जू। शेंदाई ने उस नजर को फील किया। क्राउड के बीच खड़ा उसने बस आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश की। उसे पता था सब लोग उसके रिएक्शन पर नजर रखे हुए हैं, तो वो क्वाइटली टर्न हुआ और प्रिटेंड किया कि वो चेंगजी माई से कुछ काम का डिस्कस कर रहा है। चेंगजी माई ने हल्की सी मुस्कान के साथ विस्पर किया, शेंदाई, लगता है तुमने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। शेंदाई ने हेड डाउन रखा, एक्सप्रेशनलेस, कुछ नहीं बोला। अब वो स्लोली इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गया था, या ये कह लो इस पब्लिक ओपिनियन इकोसिस्टम में उसने लोगों की टोन और एटीट्यूड को समझ लिया था। सार्केज्म, फ्लैटरी
ऑकवर्ड पोलाइटनेस सब टॉलरेट करना सीख लिया था, क्योंकि वो अगर हर बार पे रिएक्ट करेगा तो काम तो नहीं कर पाएगा ना। शेंदाई के लिए ज़ुमोयू के ये गेस्चर्स, कैंटीन रिनोवेशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, सब कुछ सिर्फ एक पब्लिक डिस्प्ले था, एक पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ कंसर्न। चाहे वो खुद पर्सनली लंच लेकर आए या ऐसे सिंबॉलिक गेस्चर्स करे, एंड रिजल्ट सेम था। उसके आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बदलने वाला था, तो उसने बस एक्सेप्ट कर लिया था, बस चुपचाप। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही थॉट था कि देखना है ये गेम ज़ुमोयू कितने दिन तक खेलता है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व करेगा, वेट करेगा और अपने और क्यूक्यू के लिए इस चाहोस में एक पीसफुल कॉर्नर ढूंढेगा। जब एक दिन ज़ुमोयू फिर से रियलाइज करेगा कि उसे चाहिए एक हाई स्टेटस ओमेगा जो उसे एक परफेक्ट हायर दे सके, तब उसका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और वो और क्यूक्यू फाइनली फ्री हो जाएंगे। तभी एक टीजिंग वॉइस क्राउड के बीच में से आई, ये कैफेटेरिया रिनोवेशन किस लेवल का है, 5 स्टार होटल जैसा। सब थोड़ा ऑकवर्ड हुए और शेंदाई के शोल्डर्स सडनली शिफ्ट हो गए। उसे पहचानने में एक भी सेकंड नहीं लगा। जू चेंगचेन, वो इस इंसान से सच में नफरत करता था। अगर उसने उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग न की होती तो शायद उसका दर्द सिर्फ ना मिलने वाले प्यार तक ही सीमित रहता, पर अब वो दर्द बिट्रेयल में बदल चुका था। क्राउड से कुछ मरमर सुनाई दिए। कुछ लोग जू चेंगचेंग को विश कर रहे थे। मिस्टर जू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जू, मिस्टर जू गुड मॉर्निंग। जू चेंगचेंग कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ आगे आया और जाके बिल्कुल शेंदाई के साइड में रुक गया। शेनलोंग, उसने स्मूथ टोन में कहा, काफी दिन हो गए, कैसे हो अब, क्या आप बेटर फील कर रहे हो? शेंदाई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ लैब कोट के पॉकेट्स में डाला और अपनी फिंगर्स टाइटली बंद कर ली। ज़ुमोयू का एक्सप्रेशन इमीडिएटली डार्क हो गया। उसने डायरेक्ट वॉक किया उन दोनों के पास, एक ग्लांस शेंदाई पर और फिर एक गोल्ड स्टेयर चेंगचेंग पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोयू ने पूछा। तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना? जू चेंगचेंग ने स्मित करते हुए कहा, कल ही वापस आया और अब तुमसे मिलकर लग रहा है कि आज का दिन और इंटरेस्टिंग हो गया। उन दोनों के बीच हवा में एक स्पार्क थी, साइलेंट कन्फ्रंटेशन जैसी। दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट और दोनों के स्टेयर में गन पाउडर जैसी फ्रिक्शन। ज़ुमोयू ने स्टेडी टोन में कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट का आउटपुट इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो तो होना ही था ना। जू चेंगचेंग ने मॉक एग्री करते हुए बोला, एग्जैक्टली, बस वही तो कह रहा हूँ। ग्रेट वर्क, रियली। इंस्टीट्यूट कंपनी का प्राइड है। हम सब चाहते हैं कि सबको ये केयर फील हो। क्राउड ने तुरंत इको किया, यस यस एग्जैक्टली मिस्टर जू। फिर वो डाउन लुकिंग गेस्चर देकर शेंदाई के क्लोज गया। थोड़ा लो टोन में उसकी तरफ झुककर बोला, शेनगोंग, आप तो 1 साल से ज्यादा लीव पे थे ना, अब वापस आके एडजस्ट कर पा रहे हो? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ। ज़ुमोयू की आंखों में एक शार्प वार्निंग थी। वो क्लियरली समझ गया था चेंगचेंग दोबारा इंटरफेयर करने की सोच रहा था, और अब जब उसे पता है कि शेंदाई उसके लिए क्या मायने रखता है तो वो जरूर उसे अपना एक पॉन बनाना चाहेगा। शेंदाई ने कामली कहा, मैं सिर्फ लीडर के अरेंजमेंट को फॉलो करता हूँ। ज़ुमोयू ने इमीडिएटली इंटरजेक्ट करते हुए कहा, चेंगचेन, केमिकल मिनिस्ट्री में अभी भी तुम्हारे काफी रिजोल्यूशन पेंडिंग है, तुम्हें वहीं फोकस रखना चाहिए। फिर उसने प्रोफेसर लियू और शेंदाई की तरफ देखते हुए बोला, प्रोफेसर लियू, शेंदाई, आप दोनों ऑफिस में चलिए, हम वहां फर्दर डिस्कस करते हैं। चेंगचेन ने बस एक सार्कास्टिक स्माइल दी और चुप रहा। कैफेटेरिया से निकलते हुए तीनों एक साथ इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर से गुजरे। व्हाइट टाइल्स पे फुटस्टेप्स की हल्की इको सुनाई दे रही थी। जब वो शेंदाई के ऑफिस पहुंचे, प्रोफेसर लियू ने एक विट्टी एक्सक्यूज देकर तुरंत ही एग्जिट ले लिया कि मैं बाद में रिपोर्ट भेज दूंगा मिस्टर जू, और हंसते हुए डोर बंद कर दिया। अब रूम में बस 2 लोग बचे, ज़ुमोयू और शेंदाई। ज़ुमोयू सोफे पर बैठ गया। उसने एक बार अराउंड देखा, ये वही फेमिलियर जगह थी। उसके दिमाग में एक पुराना कुछ फ्लैश हुआ, वो दिन जब उसने ज़ाओलैन को जानबूझकर यहाँ बुलाया था।
ताकि अपना और शेंदाई के रिलेशन का एक पावर डिस्प्ले कर पाए। उस वक्त उसे लगा था कि ये एक राइवल को शो करने का मूव है, पर अब सोचता है कि वो सब कितना चाइल्डिश था ना। तब उसे समझ ही नहीं आया था कि उसके हर इरैशनल एक्ट के पीछे एक इमोशन था, पजेसिवनेस, और उस फीलिंग का नाम उसे तब तक कभी महसूस ही नहीं हुआ था। शेंदाई अपने डेस्क के साथ लीन करके खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन काम पर कॉन्शियस था। वो बस वेट कर रहा था कि ज़ुमोयू कुछ कहे। फाइनली ज़ुमोयू ने साइलेंस तोड़ा और उसने पूछा, क्यों कैसा है आजकल? शेंदाई ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा है। ज़ुमोयू ने नॉड किया, बोला, आई नो, तुम कभी कभी लंच ब्रेक में घर जाते हो और कभी कभी काम ज्यादा हो जाता है तो तुम्हें कैंटीन में खाना पड़ता होगा। उसने थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ ऐड किया, वैसे कैंटीन का रिनोवेशन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, ऑफ कोर्स सब एम्प्लॉइज के लिए था। शेंदाई ने शॉर्ट टोन में कहा, हाँ समझ गया। फिर ज़ुमोयू और थोड़ा सीरियस हो गया, बोला, एक और बात है, मुझे पता चला कि तुम्हारी ग्रैंडमा दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं और उनकी कंडीशन अब बहुत क्रिटिकल है। शेंदाई ने तुरंत ऊपर देखा, थोड़ा स्टार्टल्ड था, बोला, तुम्हें कैसे पता? ज़ुमोयू ने कामली जवाब दिया, असिस्टेंट चेंग कांटेक्ट में रहता है तुम्हारी ग्रैंडमा के अटेंडिंग डॉक्टर से, मुझे टाइमली अपडेट मिलती रहती है। उसका टोन अब और सॉफ्ट था। वो आगे बोला, मैंने अरेंज कर दिया है उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने का। अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रांसफर करा सकते हो, वहाँ कंफर्ट बेटर होगा, पर ट्रीटमेंट क्वालिटी इस हॉस्पिटल के बराबर नहीं। शेंदाई ने थोड़ा हेसिटेट करके बोला, नहीं रहने दो, वही हॉस्पिटल ठीक है। ज़ुमोयू ने जेंटल टोन में कहा, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली असिस्टेंट चेंग से कहना। वो एक सेकंड के लिए रुक गया, वॉइस और लो हो गई, बोला, बेस्ट होगा अगर मुझे डायरेक्टली बताओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। उसका टोन इतना काम था कि वो एक पल के लिए सिंसियर लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अदाई, बस तुम कह दो। शेंदाई ने अपने लिप्स प्रेस किए और आंखें नीचे कर ली। वो कुछ भी कह ले, पर ज़ुमोयू की वो नजर, वो क्वाइट इंटेंसिटी, वो क्लियरली फील कर सकता था। सीन शाम पर शिफ्ट होता है। ऑफिस का काम खत्म होते ही शेंदाई सीधा हॉस्पिटल चला गया। रात का टाइम था, कॉरिडोर्स क्वाइट थे, सिर्फ हार्ट मॉनिटर की हल्की बीप बीप सुनाई दे रही थी। दादी माँ का हाल आज विजिबली बेटर लग रहा था। शेनकिन ने खुशी से कहा, अदाई, आज उन्होंने पूरा एक बाउल पॉरेज खा लिया। ये सुनकर शेंदाई के फेस पर एक रिलीफ आया, लेकिन अंदर कहीं एक और फीलिंग भी थी, एक बिटर रियलाइजेशन। एक साइड वो हर दिन सोच रहा था कि घर बेचकर पैसे कैसे अरेंज करे, और दूसरी साइड ज़ुमोयू के लिए तो बस एक फोन कॉल से सब कुछ अरेंज हो गया। एक वर्ड उसका और सब कुछ बेस्ट मिल गया। वो सोचकर ही कंफ्यूज और अनईजी हो गया। शेनकिन ने थोड़ा फ्लैटरिंग टोन में बोला, अदाई, इस वीकेंड क्यू को ले आओ ना, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। शेंदाई ने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तब उसने ग्रैंडमा की तरफ देखा और बोला, माँ, आप भी तो क्यू को मिस करती होंगी ना, है ना? ग्रैंडमा थोड़ी ऑकवर्ड हुई, बोली, हाँ, मैं डिस्चार्ज हो जाऊँ ना तब लाना, बच्चे हॉस्पिटल नहीं आते, ये जगह अच्छी नहीं है। शेंदाई के दिल में चुभन सी हुई। उसे नहीं पता था कि ग्रैंडमा कब डिस्चार्ज होंगी या फिर होंगी भी या नहीं। वो तुरंत बोल पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वार्ड साफ है, मैं वीकेंड में ले आता हूँ। ग्रैंडमा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, बोली, अच्छा, क्यों तो अब जरूर मोटा हो गया होगा ना। रात के 9 बज चुके थे जब शेंदाई घर लौट आया। क्यों का बेड टाइम यूजुअली 9:30 से 10 तक होता था। वो थोड़ा टायर्ड था, पर फिर भी उसने डिसाइड किया कि क्यू को बात करा के ही काम करेगा। रूम में घुसकर उसने देखा क्यू नानी की गोद में था और खुशी से रैडिश पुलर टॉय के साथ खेल रहा था, वही टॉय जो ज़ुमोयू ने भेजा था। नैनी ने स्माइल के साथ कहा, मिस्टर शेन, अब वापस आ गए?
देखिए यंग मास्टर कितना एंजॉय कर रहा है। उन्होंने क्यूक्यू का हाथ पकड़कर हिलाया। देखो बेबी, पापा आ गए। क्यूक्यू का छोटा रेड माउथ एकदम ग्रिन कर गया और दूसरे हाथ से एक कैरेट टॉय पकड़कर सीधा अपने मुंह में डाल लिया। अरे अरे नहीं बेटा, ये नहीं खाना। नैनी ने जेंटली उसका हाथ प्रेस करके टॉय निकाला। फिर क्यूक्यू ने नेक्स्ट कैरेट के लिए हाथ बढ़ाया, एक छोटी सी स्टर्बन स्माइल के साथ। शेनदाई हल्का सा हंसा, बोला लगता है ये टॉय उसे बहुत पसंद आया। नैनी ने हाँ में सर हिलाया, बोली बिल्कुल, यंग मास्टर तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेबी हैं। मेरे सारे एक्सपीरियंस में ऐसे फास्ट डेवलप होने वाले बच्चे मैंने कम देखे हैं। सिर्फ 4 महीने का है और ऑलरेडी दूसरों के हाफ ईयर के बराबर। शेनदाई ने सॉफ्टली कहा, वो जब पैदा हुआ था ना बहुत कमजोर था, थोड़ा प्रीमेच्योर भी हुआ था। नैनी ने वार्म टोन में कहा, अब तो कुछ दिखाई नहीं देता, देखिए ना दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। शेनदाई जैसे ही पास बैठा उसके नोज में एक फैमिलियर सेंट आया, एक हल्की सी वुडी फ्रेगनेंस। उसका ब्रो फरो हुआ। उसने नीचे झुककर क्यूक्यू को देखा और इंस्टेंटली पहचाना। वो सेंट ज़ुमोयू के फेरामोन्स का था। एकदम से उसके अंदर गुस्सा और शौक दोनों भर गए। नैनी ने पजल टोन में पूछा, क्या हुआ मिस्टर शेन? शेनदाई ने कुछ नहीं कहा, बस क्यूक्यू के हाथ से वो कैरेट लेने की कोशिश की, पर क्यूक्यू ने टाइटली पकड़ लिया और हंसी के साथ बैबल करने लगा। सोचा पापा उसके साथ खेल रहे हैं। उसने गिगल करते हुए फिर से टॉय माउथ में डाल लिया और उन दोनों के बीच छोटी सी प्ले फाइट चल पड़ी। जब शेनदाई ने दूसरी कैरेट उठाई तो उसे स्मेल किया। हाँ, वही कोल्ड और शार्प वुडी नोट जो ज़ुमोयू के फेरामोन में होती है, बिल्कुल परफ्यूम के रेसिड्यू जैसा, लाइट लेकिन क्लियर। उसका एक्सप्रेशन टाइट हो गया। उसने सोचा तो ये प्लान था उसका। शेनदाई ने तुरंत समझ लिया कि ज़ुमोयू ने क्यूक्यू के फेवरेट टॉयज पर उसका लो कंसंट्रेशन वाला फेरामोन स्प्रे किया था, ताकि क्यूक्यू धीरे धीरे उस सेंट से फेमिलियर और कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा बिना फोर्स किए वो अपनी प्रेजेंस फिर से उनके घर में ला रहा था। वो इतना लो डोज था कि एक बीटा नैनी को महसूस भी नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक और सस्पिशन आया, क्या वो हॉस्पिटल भी गया था अपने फेरामोन ऑयल बनवाने के लिए? एक बिटर स्माइल उसके लिप्स पे आई कि देखो कितनी कैलकुलेटिव मूव थी ये। नैनी अब भी कंफ्यूज थी, बोली मिस्टर शेन, ये बेबी ग्रेड टॉय है, बेबी थोड़ा बाइट भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शेनदाई ने इरिटेट होकर कहा, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही क्या? फिर उसे याद आया, वो तो एक बीटा थी, उसे सेंट डिटेक्ट नहीं होती थी, और अगर ज़ुमोयू ने ये सेटअप करवाया हो तो शायद उसने नैनी को भी हायर किया होगा। मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और क्यूक्यू पूरा दिन इनके साथ रहता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? शेनदाई चुप हो गया। उसने टॉय वापस टेबल पर रखा और बस क्यूक्यू के सॉफ्ट हेयर में उंगलियां फिराई। कुछ नहीं, शेनदाई ने कामली बोला, अपनी इरिटेशन हाइड करते हुए। फिर बोला, उसे कुछ और दे दो खेलने के लिए, ये फ्लफी वाले टॉयज में माइट्स भी हो सकते हैं। नैनी ने स्माइल करके बोला, ओके मिस्टर शेन, बट डोंट वरी, वैसे भी मिस्टर जू ने आज काफी सामान भिजवाया है बेबी के लिए, टॉयज, क्लोथ्स और कुछ डेली आइटम्स। शेनदाई का एक्सप्रेशन एकदम अलर्ट हो गया। क्या भेजा है उसने? उसने पूछा सस्पिशियस टोन में। नैनी ने हल्की हंसी के साथ बोला, काफी सारा सामान है मिस्टर शेन। उसने गिनते हुए बोला। मिस्टर जू ने स्पेसिफिकली कहा क्यूक्यू के पुराने बिब्स थोड़े स्टिफ फैब्रिक के थे, तो उन्होंने नए भेजे हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल वाले। शेनदाई सीधा ड्रॉवर तक गया और खोल के देखा, एक नया बिब निकाला और स्मेल किया, वही ज़ुमोयू का फेरामोन सेंट। उसने ड्रॉवर झटके से बंद कर दिया और नए बिब को हाथ में पकड़कर बोला, सिस्टर शेन, ये नया मत यूज करना, पुराने ही ठीक है, क्योंकि उन्हीं की आदत में है ना। नैनी थोड़ा कंफ्यूज लगी, पर फिर भी उसने तुरंत एग्री कर लिया। बोली, ओके मिस्टर शेन। शेनदाई फिर क्यूक्यू के वार्डरोब तक गया और अंदर से एक फेंट ब्लैक सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस आ रही थी, मिक्स्ड विद द ओरिजिनल बेबी स्टफ। पुरानी और नई चीजें मिल गई थी। कुछ अलग करना बहुत मुश्किल था। अब तो ये पता करना भी मुश्किल था
कि क्या क्लीन है और क्या कंटामिनेटेड। उसने एक हाथ से वार्डरोब का डोर पकड़ लिया और थोड़ा डीप ब्रेथ लिया। आंखें बंद करते हुए नैनी को आवाज लगाई, सिस्टर शैन, क्यूक्यू के पास ऑलरेडी बहुत सामान है। ओल्ड चीजों को यूज करके पहले खत्म करते हैं, वरना सब वेस्ट हो जाएगा। नैनी ने सिंपल स्माइल कर दिया, बोली, जैसा आप कहे मिस्टर शैन। लेकिन अंदर ही अंदर शैनदाई का गुस्सा उबल रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही थॉट था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ुमोयू ये भी कर सकता है। इतनी चीप मूव। वो बीटा नैनी तो फेरामोन स्मेल भी नहीं कर सकती थी, और अगर ये सब नैनी ने उसके कहने पर किया हो तो उसके पास कुछ प्रूफ करने का भी तरीका नहीं था। उधर क्यूक्यू अभी भी रैडिश टॉय के साथ बिजी था। एक के बाद एक कैरेट पुल करके मुंह में डाल रहा था। वेट होने पर नैनी दूसरा रिप्लेस कर रही थी। शैनदाई ने अप्रोच किया और सॉफ्टली बोला, बस क्यूक्यू, अब नहीं, चलो नहाने का टाइम है। क्यूक्यू ने छोटी पैर से किक मारी, डिससैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। शैनदाई ने उसको लिफ्ट किया और अंदर गया, पर उसके माइंड में एक ही चीज घूम रही थी। चाहे वो जू हाउस में नहीं रहता, पर ज़ुमोयू का प्रेजेंस अब भी हर जगह था। अगले दिन उसके फोन पर बैक टू बैक मैसेजेस आए ज़ुमोयू के वी चैट से। एक के बाद एक फॉरवर्डेड आर्टिकल्स थे। 5 month old baby constipation solutions, अर्ली अल्फा बेबी ग्लैंड डेवलपमेंट प्रिकॉशंस और एओ पेरेंट्स गाइड टू प्रिवेंट फैक्टर डिपेंडेंस। शैनदाई ने बस स्क्रीन देखकर साय लिया। उसने रिप्लाई तक नहीं किया। कुछ घंटे बाद ज़ुमोयू ने एक और मैसेज भेज दिया, एक पेरेंटिंग क्वेश्चन के रूप में, एक ऐसा जो डिस्कशन चाहता था ताकि शैनदाई इग्नोर ना कर सके। इस बार शैनदाई ने कोल्डली रिप्लाई किया, सिस्टर शैन एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हें ये सब नहीं आता, उन्हें कैजुअली गाइड मत करो। ज़ुमोयू ने रिप्लाई दिया, मैं सिस्टर शैन की रिकमेंड की हुए बुक्स ही पढ़ रहा हूँ, और उसने एक फोटो भी भेज दी। शैनदाई ने फोटो ओपन किया। ज़ुमोयू के डेस्क पे एक लाइन में 15 पेरेंटिंग बुक्स रखे थे। पीछे की बुक शेल्फ में फाइनेंशियल और हिस्ट्री बुक्स के बीच ये सीन बिल्कुल कॉमिक जैसा लग रहा था। शैनदाई ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, बुक सिर्फ बेस होती हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। और ये लिखते हुए उसके दिमाग में एक ही इमेज थी, ज़ुमोयू के फेरामोन से भरे क्यूक्यू के कपड़े और टॉयज। उसके अंदर गुस्सा दोबारा उबल गया। आंसर में ज़ुमोयू का वॉइस मैसेज आया। शैनदाई ने थोड़े हेसिटेशन के बाद उसे प्ले किया। ज़ुमोयू की वो जेंटल मैग्नेटिक वॉइस स्पीकर से आई, अदाई, मैं फास्ट लर्नर हूँ, बस मुझे थोड़ा प्रैक्टिस का चांस दे दो, मैं भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा। शैनदाई ने फोन सीधा उल्टा करके टेबल पर रख दिया। मैसेज एंड हो गया था, पर उसका इरिटेशन नहीं। लेट नाइट जब वो घर आया तो अंदर का सीन देखकर वो फ्रीज हो गया। लिविंग रूम में ज़ुमोयू था, एप्रन पहने हुए, जिसमें क्यूक्यू का 100-day बर्थडे फोटो प्रिंटेड था, वो गिफ्ट जो ज़ाओ दाई ने उसे दिया था। ज़ुमोयू एक थ्रेड पकड़े था, जिसका दूसरे एंड पर एक कैरेट टॉय बंधा हुआ था। वो स्लोली क्यूक्यू के आगे हिल रहा था और क्यूक्यू उसको स्टेयर कर रहा था, बिल्कुल एक क्यूट पपी की तरह, माउथ ओपन, आईज वाइड और छोटी ड्रूल निकलती हुई। शैनदाई बस वहीं रुक गया, शॉक और कंफ्यूजन में। ज़ुमोयू ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम आ गए, आज ओवर टाइम नहीं था ना? शैनदाई ने सिर्फ एक ब्लैंक पॉज दिया। उसके अंदर एक वियर्ड डिसलोकेशन का फीलिंग था, जैसे रियलिटी और इल्यूजन के बीच कहीं वो फंस सा गया हो। ज़ुमोयू ने रिलैक्स टोन में कहा, मैं कुछ खाना लाया हूँ और क्यूक्यू के लिए एक नया कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट ट्राई करना चाहता हूँ। सिस्टर शैन बना रही हैं, तब तक मैं उसके साथ यहाँ खेल रहा हूँ। उसकी वॉइस में एक लाइट एक्साइटमेंट थी। बोला, देखो अब मैं उसके साथ कंफर्टेबली खेल सकता हूँ। क्यूकी ने कैरेट टॉय के पीछे अपनी छोटी आंखें घुमाई और ज़ुमोयू के डायरेक्शन में बैबल करते हुए हंस दिया। पर शैनदाई के अंदर एक रेस्टलेसनेस थी। उसने कोल्ड टोन में कहा, उसका नेक अभी वीक है, ऐसे कंटिन्यूअसली उसे टीज मत करो, थक जाएगा। ज़ुमोयू ने सॉफ्टली प्रोटेस्ट किया। बोला, लेकिन देखो वो खुश लग रहा है ना? फिर उसने कैरेट टेबल पर रख दिया और डायरेक्टली शैनदाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी डेप्थ थी जो वर्ड से नहीं सिर्फ साइलेंस से फील होती है। फिर बोला,
मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा अदाई। उसकी टोन सडनली वार्म और डीप हो गई थी। शेंडाई ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैकपैक टेबल पर रखा और प्रिटेंड करने लगा कि वो चीजें अरेंज कर रहा है, तब तक जब तक वो फैमिलियर ऑरा और वार्मथ उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक नहीं गई। उसने फील किया कि ज़ुमोयू उसके बिल्कुल करीब आ रहा है। उसने तुरंत हेड उठाया, स्लाइटली डिफेंसिव एक्सप्रेशन के साथ। ज़ुमोयू ने हाथ बढ़ाया और सॉफ्टली उसके हेयर को टच किया। बोला, गर्मी है, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। शेंडाई ने इंस्टिंक्ट से एक स्टेप पीछे ले लिया और उस एक सेकंड में एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। ज़ुमोयू का हाथ हवा में ही आधा उठा रहा, फिर धीरे से वो नीचे ले आया। उसकी आंखों में एक विजिबल हर्ट था, एक साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट। क्यू ने तभी आवाज लगाई और शेंडाई ने तुरंत उसे पिक कर लिया, एक प्रोटेक्टिव मोशन के साथ। रूम में एक फेमिलियर मिक्स फ्रेग्रेंस थी, ब्लैक सैंडलवुड और वाइट एल्म। वो सेंट 2 अल्फा फेरामोन्स का था और अब वो दोनों एक ही हवा में थे। शेंडाई के लिए वो सफोकेटिंग थी, लेकिन क्यू जैसे ग्रेजुअली हैबिचुअल हो गया हो। और यही बात शेंडाई के लिए और अनईजी थी। ब्लड रिलेशन के थ्रू क्यू नेचुरली अपने अल्फा फादर के सेंट पे रिएक्ट कर रहा था। ये एक बायोलॉजिकल कनेक्शन था जो लगभग अनअवॉइडेबल था, लेकिन जितना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया उतना ही शेंडाई के अंदर एक फियर ग्रो कर रहा था, डर अपने बच्चे को खो देने का। तभी ज़ुमोयू ने सॉफ्टली कहा, अदाई देखो, क्यू अब मुझसे नहीं डरता, वो क्यूरियस है, मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। शेंडाई ने उसकी तरफ घूर के देखा। वॉइस लो और फर्म थी। बोला, तुमने उसकी चीजों पे जानबूझकर फेरामोन स्प्रे किया था ना? ज़ुमोयू के एक्सप्रेशन में एक सेकंड के लिए पॉज आया, फिर काम टोन में वो बोला, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका अल्फा फादर हूं ना। ज़ुमोयू की आईज थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो गई, फिर वो आगे बोला, तुमने भी तो उस पर बाइजिंगवान के फेरामोन परफ्यूम स्प्रे किया था ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? शेंडाई ने सीधा ज़ुमोयू की आंखों में देखा, कोल्ड और स्टेडी गेज के साथ। फिर बोला, क्यू तो हमेशा वही यूज करता था ना, अब तुम्हें इससे दिक्कत क्यों हो रही है? ज़ुमोयू ने थोड़ा फॉरवर्ड लीन करते हुए बोला, ऑल्टरनेटिव फेरामोन सब्स्टिट्यूट होते हैं अदाई, वो असली कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकते। ज़ुमोयू को जो चाहिए वो मेरा फेरामोन है। अब जब मैं उसके पास हूँ तो तुम क्यों उसे और मेरे बीच में वॉल खड़ी कर रहे हो? शेंडाई ने नीचे देखा, क्यू को, जो अपनी इनोसेंट आंखों से ज़ुमोयू को देख रहा था, प्योर क्यूरोसिटी और फैसिनेशन के साथ। एक बेटा अपने बाप को देख रहा था, इंस्टिंक्टिवली खिंचता हुआ उसकी तरफ। क्यू का वो इनोसेंस जैसे उसे एक डैगर जैसा चुभा, क्योंकि क्यू कुछ समझता नहीं, सिर्फ इंस्टेंट पे एक्सप्लोर करता है। और उन दोनों के बीच एक इनविजिबल फेरामोन थ्रेड है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके लिए ये सब और पेनफुल था। यही बच्चा जिसको ज़ुमोयू ने कभी नहीं चाहा, उसको रिजेक्ट किया था, और अब जब उसने उसके बिना सब कुछ संभाला, वो अल्फा वापस आके कह रहा है कि अब क्यू के पास मैं हूँ। Why now? Why like this? शेंडाई की साइलेंट फ्रोन में ही पूरा जवाब था। ज़ुमोयू ने देखा और तुरंत समझ गया कि एटमॉस्फेयर फिर से कोल्ड हो गया है। वो एक गिल्टी स्टूडेंट की तरह साइड में खड़ा हो गया, क्वाइटली शिफ्टिंग हिज गेज। कुछ सेकंड के बाद उसने धीरे से कहा, अदाई, मैं क्यू को कहीं नहीं ले जाने वाला, वो हम दोनों का बच्चा है। शेंडाई ने काम वॉइस में जवाब दिया, लगता है मिस्टर ज़ू भूल गए कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुमने क्यू की कस्टडी से मुझे थ्रेटन किया था। उस एक लाइन ने ज़ुमोयू को चुप कर दिया। ज़ुमोयू के लिप्स थोड़े ओपन हुए, लेकिन वो स्पीचलेस ही रहा। वो बोर्ड रूम का शार्क था, पर यहाँ एक वर्ड भी निकल नहीं पा रहा था मुंह से। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए गिल्ट और हेल्पलेसनेस दोनों दिखे। तभी किचन से आई सिस्टर शेन ने फाइनली वो जम गई ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक कर दिया। मिस्टर ज़ू, उसने स्माइल के साथ कहा, इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, ट्राई करेंगे? ज़ुमोयू थोड़ा हल्की वॉइस में बोला, हाँ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड बनाने जा रहा हूँ, बस अभी अभी सीखा है अदाई।
जैसे ही ज़ूमोयू अंदर गया, शेंदाई के दिमाग में वो इमेज फिर से घूम गई। एक सीईओ जो यूजुअली सूट और लेदर शूज में रहता है, मीटिंग रूम का इंसान जो सिर्फ डील करने के लिए चेयर पुल करता है, और अब वो एक एप्रन पहन के किचन में खड़ा था। इवन घर में भी वो सिर्फ सिल्क पजामास पहनता था, वो टाइप का सिल्क जिसमें थोड़ा रॉयल्टी का फील होता है। और अब उसके चेस्ट पे एक कार्टून बियर वाला एप्रन था, एक चीप टैग के साथ, एज इफ किसी इम्पोर्टेड मेलन पे किसी ने 50 रुपए का स्टिकर लगा दिया हो। बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस। शेंदाई के अंदर सिर्फ एक ही सोच थी, व्हाई दिस ड्रामा, व्हाई दिस शो ऑफ। थोड़ी देर बाद सिस्टर शेन ने डिनर टेबल पर डिशेस रखी। ज़ूमोयू भी बाहर आया, हाथ में एक क्यूट बियर बाउल पकड़े हुए। मिस्टर शेन, आइए, खाना रेडी है, सिस्टर शेन ने इनवाइट किया। मैं पहले क्यूक्यू को खिला दूं? शेंदाई ने क्वाइटली जवाब दिया। मिल्क ऑलरेडी गर्म है, आप खाना खा लीजिए, मैं फीड कर दूंगी, सिस्टर शेन ने सजेस्ट किया। मैं कर लूंगा, आप खा लो। सिस्टर शेन क्यूक्यू के लिए मिल्क लेके आ गई थी और ज़ूमोयू भी उसके साइड में बैठ गया, हाथ में बाउल शेक करते हुए। एक एक्साइटेड स्माइल के साथ वो बोला, गेस करो कॉम्प्लीमेंट्री फूड में क्या बनाया है मैंने। शेंदाई ने सिर्फ एक ग्लांस मारा। बाउल में एक वियर्ड कलर का मश था जिसका टेक्सचर डिस्क्राइब करना भी मुश्किल था। शेंदाई का रिएक्शन देखकर ज़ूमोयू खुद ही बता बैठा, बोला, इट्स एवोकाडो एंड श्रिम्प पेस्ट, बहुत टेस्टी है। शेंदाई ने पैसिफायर क्यूक्यू के मुंह के पास लाते हुए कहा, वो इतना नहीं खा सकता। इट्स ओके, ज़ूमोयू बोला, बच्चा नहीं खाएगा तो मैं ही खा लूंगा। लेकिन क्यूक्यू ने बॉटल नहीं ली, उसकी आंखें सीधा उस बाउल पे थी जो ज़ूमोयू ने पकड़ा था। अभी अभी उसने सॉलिड फूड स्टार्ट किया था। वो स्मेल तो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन बाउल को उसने याद रखा था। ज़ूमोयू ने इमीडिएटली समझ लिया। उसने छोटी चम्मच से एक बड़ा स्पूनफुल निकाला। अरे ये बहुत ज्यादा है, शेंदाई ने वॉर्न किया। ज़ूमोयू ने ट्राई किया पेस्ट वापस डालने का, लेकिन वो इतना स्टिकी था कि 2 शेक में सीधा उसके पैंट पे गिरा। उसका ब्रो फरो हो गया। शेंदाई ने लाइटली साई किया, बोला, थोड़ा ज्यादा थिक नहीं बन गया है ये। सिस्टर शेन तुरंत नैपकिन लेके आई, बोली, इट्स ओके मिस्टर ज़ू, मैंने टेस्ट किया था, एडिबल है। इस बार ज़ूमोयू ने बहुत केयरफुली एक टाइनी बाइट निकाला और क्यूक्यू के मुंह के पास लाया। क्यूक्यू ने वाइड आईज से देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा क्यूरियस। 1 सेकेंड में उसने टंग बाहर निकालकर थोड़ा सा लिक किया, फिर सॉफ्ट लिप से स्लोली स्लिप कर लिया। ज़ूमोयू के फेस पर सरप्राइज आया। वाह, क्यूक्यू को पसंद आया है ना बेटा? शेंदाई ने भी नीचे देखा। क्यूक्यू का छोटा मुंह कंटिन्यूअस बैबल कर रहा था, एकदम सैटिस्फाइड और क्यूट एक्सप्रेशन के साथ। क्यूक्यू ने जब नेक्स्ट स्पून ली तो उसने एक छोटी सी या की साउंड निकाली और पूरा फेस ब्राइट हो गया। ज़ूमोयू ने तुरंत प्राउड टोन में कहा, देखो अदाई, क्यूक्यू को ये श्रिम्प पेस्ट पसंद आया। शेंदाई ने बिब उठाया और स्लोली उसके माउथ के कॉर्नर्स वाइप किए। दिल में थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, पर टोन काम रखी। बोला, उसे अभी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं देना चाहिए, 2 स्पून बस काफी हैं। ज़ूमोयू ने जेंटली स्माइल किया, बोला, ओके, नेक्स्ट टाइम कुछ और इंग्रेडिएंट ट्राई करता हूँ। उसके टोन में एक स्ट्रेन सी वार्म थी, ऐसे जैसे हर छोटी प्रोग्रेस उसके लिए अचीवमेंट हो। वो आदमी जो मीटिंग्स में $1 मिलियन की डील्स करता था, आज एक बाउल मशी फूड पे इतना खुश था, बस ये देखकर कि उसका बेटा उसे एक्सेप्ट कर रहा है। उसके दिल में एक कंप्लीट सैटिस्फैक्शन आ गई थी। श्रिम्प पेस्ट खत्म होने के बाद शेंदाई ने क्यूक्यू को मिल्क दिया, लेकिन क्यूक्यू ने थोड़े नखरे दिखाए, रिलक्टेंटली पैसिफायर लिया, लेकिन आंखें अब भी ज़ूमोयू के बाउल पे ही थी। शेंदाई ने एक छोटी सी ग्लांस ली उस साइड से। ज़ूमोयू क्वाइटली क्यूक्यू को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी, वो नजर जैसे किसी फ्रजाइल ट्रेजर को देखता है कोई। उस मोमेंट में शेंदाई अंदर से 1 सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसने सोचा था कि वो ज़ूमोयू को समझ चुका है, उसकी हार्शनेस, उसकी प्राइड, उसका कंट्रोल, उसका रिग्रेट, सब। लेकिन ज़ूमोयू का ये वर्जन एक फादर का
जिसमें वार्मथ और पेशेंस थी, ये उसने कभी नहीं देखा था। चाहे वो इंसान कितना भी क्रूएल क्यों ना हो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक फादरली प्यार तो रहता ही है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे था। शंदाई ने क्यू को रेडी किया, उसका क्यूट ब्लू आउटफिट पहनाया और बॉइल्ड रेड बीन पॉरेज एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखा। आज वो हॉस्पिटल जा रहा था ग्रैंडमा से मिलने, इस बार बिना नैनी के। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने देखा ग्रैंडमा जस्ट उठी थी। फेस पे स्माइल थी, लेकिन बॉडी और पतली लग रही थी, जैसे हर दिन थोड़ा और विथर कर रही हो। पर क्यू को देखते ही वो बिल्कुल ब्राइटन हो गई। उन्होंने बेबी को अपने आर्म्स में लिया और प्यार से उसके चीक्स को रब करते हुए बोली, हमारा छोटा क्यू कितना बड़ा हो गया है। शनकिन भी वहीं था और अनयूजुअली एक्साइटेड लग रहा था। वो बार बार क्यू के बारे में पूछ रहा था और फाइनली बोला, एक बार मुझे भी पकड़ने दो ना। शंदाई ने ग्रैंडमा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक माइल्ड रिक्वेस्ट थी, तो उसने रिलक्टेंटली हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही क्यू शनकिन के हाथ में गया, बेबी का फेस क्रंच हो गया और थोड़ी देर में उसने रोना भी शुरू कर दिया। शंदाई ने तुरंत उसे वापस ले लिया। वो इजीली देख सकता था कि क्यू सेंसिटिव है और उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है। वो उसके फादर के इमोशंस को फील कर लेता है और शंदाई क्लियरली शनकिन को पसंद नहीं करता था। शायद उसने उसमें वही ग्रीड और टेंशन महसूस की थी जो शंदाई हर बार महसूस करता था। शनकिन का प्यार भी सेल्फलेस नहीं था। वो क्यू को ज़ुमोयू के हायर के रूप में देखता था, ना कि एक बच्चे के रूप में। दोपहर के टाइम नर्स ने लंच सर्व किया। शंदाई ने भी अपना थर्मस बॉक्स खोला। अंदर अब भी गर्मा गर्म रेड बीन पॉरेज थी। ग्रैंडमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रेड बीन पॉरेज? मैं भी ये बनाती थी जब तुम स्कूल में थे। शंदाई ने सॉफ्टली कहा, सूप बनाना चाहता था दादी, पर आपको ऑयली चीज नहीं खानी चाहिए ना। आइए थोड़ा टेस्ट कीजिए। नर्स के जाते ही डोर पे नॉक हुआ और उस नॉक ने पूरा वार्ड साइलेंट कर दिया। डोर खुला और अंदर एंटर हुआ ज़ुमोयू, हाथ में एक बुके ऑफ पेल पिंक कार्नेशंस और दूसरे में सप्लीमेंट्स का बॉक्स। एक काम स्माइल के साथ वो अंदर आया, एज इफ पूरी सीन पे उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली कमांड कर रही हो। शंदाई ने इंस्टेंटली फ्रॉन किया, बोला, तुम यहाँ कैसे आए? डायरेक्टर को असिस्टेंट चेंग ने इन्फॉर्म किया था क्या? ज़ुमोयू ने सिंपली बोला, मैं बस ग्रैंडमा से मिलने आया हूँ। शंदाई ने अराउंड देखा। ग्रैंडमा और शनकिन दोनों बिल्कुल स्टिल थे, एकदम स्टिफ, एज इफ फ्रीज हो गए हो। तब उसे याद आया, नॉर्मल लोगों के लिए एक एस क्लास अल्फा का इतना क्लोज आना क्या इम्पैक्ट करता है। रूम में हवा तक हैवी लगती है, जिसे कोई प्रेजेंस एनर्जी ले रही हो। ज़ुमोयू ने बुके फॉरवर्ड किया, बोला, नमस्ते ग्रैंडमा, मैं शंदाई का अल्फा हूँ ज़ुमोयू। आज आपसे मिलने स्पेसिफिकली आया हूँ। शंदाई ने आंखें नैरो करके उसे देखा, लाइक क्लियर वार्निंग दे रहा हो। लेकिन ज़ुमोयू ने बस हल्की सी स्माइल दी, एज इफ प्राउड टू से दैट लाउड। ग्रैंडमा ने कंफ्यूज नजर से शंदाई को देखा और शंदाई का स्कैल्प लिटरली टाइट फील हुआ। उसने सटल विंग के साथ सिग्नल दिया कि वो चला जाए। सबसे पहले रिएक्शन दिया शनकिन ने। वो एक्साइटेड होकर उठ गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर ज़ू, मैं अदाई का फादर हूँ। ज़ुमोयू ने देखा, वो जानता था कि शंदाई अपने फादर से कितना डिस्टेंट है और ये भी जानता था कि उसी ने उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई थी। फिर भी उसने काम एक्सप्रेशन के साथ हाथ मिलाया। शनकिन ने स्माइल करते हुए चेयर खींच ली, बोला, मिस्टर ज़ू प्लीज बैठिए ना, आपका यहाँ आना बहुत थॉटफुल है। ग्रैंडमा ने भी हल्की सी वॉइस में कहा, आने के लिए शुक्रिया। और फिर आंखों से शंदाई को देखा, जिसमें सवाल भी था और वरी भी। उन्हें सब कुछ समझ तो नहीं आया, पर इतना जरूर जानती थी कि अगर उनके पोते ने सब कुछ छुपाया है तो वो उनके बचने के लिए ही होगा। और उस पल में उन्होंने अपने दिल के अंदर एक ही चीज महसूस की, कितनी तकलीफ, कितनी तन्हाई ये दोनों शंदाई और क्यू चुपचाप झेलते रहे थे।
ग्रैंडमा ने एक ही नजर में समझ लिया था कि ये अल्फा उसके अदाई के लिए अच्छा नहीं है। क्यों क्यों? जुमोयू ने हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से हेड पर हल्का सा रब किया और बोला, क्या पापा को मिस किया? क्योंकि ने अपने हाथ में एक छोटा सा बॉइल्ड रेड बीन पकड़ा था। उसकी स्वीट स्मेल में बिजी था और जब तक उसे रियलाइज हुआ कि उसे किसी ने टच किया था, वो टच खत्म भी हो चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस ज़ूमोयू की तरफ ब्लैंकली देख रही थीं, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या हुआ। उधर शेंदाई का पेशेंस वहीं खत्म हो गया। उसके लिए ये अनबियरेबल था। ज़ूमोयू का इतना कामली बिहेव करना, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे वो उसका अल्फा हो और साथ में क्यू का फादर भी। उसने लो टोन में कहा, बाहर आओ तो जरा। पर ज़ूमोयू ने फिर भी स्माइल के साथ ग्रैंडमा की तरफ देखा और सॉफ्ट टोन में बोला, ग्रैंडमा, डायरेक्टर ज़ू इस फील्ड में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और अदाई मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। बस आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है अब। ग्रैंडमा ने ऑकवर्डली स्माइल किया, बोली, थैंक यू। तभी शनकिन के चेहरे पे वो टिपिकल ग्रेटफुल एक्सप्रेशन आ गया। बोला, मिस्टर ज़ू, सच में हम आपका जितना शुक्रिया करें कम ही है। आपके बिना हम इतने अच्छे वार्ड में कैसे रहते? डायरेक्टर ज़ू भी पर्सनली देख रहे हैं। आप जैसा अच्छा अल्फा मिल गया अदाई को, हम सबको सुकून है। शेंदाई ने एक कोल्ड ग्लांस मारा। अगर शनकिन जानता कि जिस अल्फा पे वो इतना खुश हो रहा है, उसने कभी उसके और क्यू के साथ क्या किया था। फिर उसने सोचा, शायद उसका रिएक्शन बिल्कुल सेम ही होता, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे बड़ा सपना बस यही था कि उसका बेटा किसी हाई ब्रांच पे चढ़ जाए। ज़ूमोयू ने कामली स्माइल किया, बोला, you're वेलकम। हम फैमिली है और ये तो मेरा फर्ज है। बस एक वर्ड, फैमिली। और शनकिन का चेहरा खुशी से चमक गया। बोला, मिस्टर ज़ू, पहले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब खत्म। बस ये बताइए कि आप और अदाई कब? शेंदाई अचानक खड़ा हो गया, बोला, मिस्टर ज़ू, जरा बाहर चलें। ज़ूमोयू ने पेशेंट टोन में कहा, मैं बस फ्लावर्स देने आया था ग्रैंडमा के लिए, मैं चलता हूँ, अब और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। शेंदाई सीधा डोर तक गया और उसके लिए डोर खोल दिया। ज़ूमोयू ने झुककर पोलाइटली कहा, ग्रैंडमा, आप अपना ख्याल रखिए। बाहर जाते ही शेंदाई ने डोर बंद कर दिया और सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम आखिर क्या कर रहे हो? ज़ूमोयू ने कामली कहा, मैं तो बस ग्रैंडमा से मिलने आया था। ये सब ड्रामा किस लिए? शेंदाई का टोन शार्प था। बोला, तुम्हारे हर स्टेप का मतलब समझना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। उसका ज़ूमोयू पे ट्रस्ट कब का टूट चुका था और वो जानता था कि ज़ूमोयू बिना मोटिव के कुछ नहीं करता। लेकिन इस बार उसे ज़ूमोयू का मोटिव समझ ही नहीं आ रहा था और वही सबसे ज्यादा डेंजरस था। ज़ूमोयू ने उसके एक्सप्रेशन ऑब्जर्व किए। वो डिफेंसिव और टायर्ड दोनों था। उसका अपना हार्ट हैवी हो गया, आईज सॉफ्ट हो गई। अदाई, उसने धीरे से कहा, मैं कुछ भी करूं तुम्हें हमेशा तकलीफ ही होती है। मैं सिर्फ अच्छा करना चाहता हूँ। आज मैं बस तुम्हारे परिवार को ये दिखाना चाहता था कि मैं उनका हिस्सा हो सकता हूँ। शेंदाई ने ना में स्लोली हेडशेक करते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही फैमिली है, मेरी ग्रैंड माँ। वो बुढ़ी हैं, फ्रेजाइल हैं, उन्हें और शौक मत देना और उन्हें यूज करने की कोशिश भी मत करना। ज़ूमोयू ने डीप सांस ली और बोला, यूज करूं? उन्हें मैं क्यों यूज करूं? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स कम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बर्डन थोड़ा हल्का हो। इसमें क्या गलत है अदाई? शेंदाई ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब भी ब्राइट थीं, इमोशन जेन्युइन लग रहे थे, पर उसका दिल अब बिलीव नहीं करना चाहता था। उसने बस एक हॉर्स सी वॉइस में कहा, प्लीज दोबारा मत आना, और सीधा टर्न करके वार्ड में चला गया। डोर बंद कर दिया। ज़ूमोयू कुछ देर वहीं खड़ा रहा। डोर के पीछे सब कुछ क्वाइट था। उसके फेस का कलर धीरे धीरे फेड होने लगा। अपना दिल लेकर
किसी के सामने जाना और फिर अपनी नीयत पे सवाल उठते देखना, वो एक अजीब सा डर था जो किसी अल्फा के कंट्रोल में नहीं था। मंडे की सुबह सबसे बड़ी खबर आई, यू ग्रुप के फाइनेंशियल कोलैप्स की। मार्केट में हंगामा मच गया था। कहा जा रहा था कि उनकी कैपिटल चेन टूट गई, डेब्ट डिफॉल्ट कर गए और स्टॉक सीधा नीचे गिर गया। जब जिंगहाओ ग्रुप यानी जू मोयो के ग्रुप ने यू ग्रुप को एक्वायर किया था, तब कुछ टाइम तक कंपनी संभल गई थी, लेकिन उनका हेवी डेब्ट और बैड बिजनेस सिचुएशन उन्हें वापस घुटनों पे ले आई। कंपनी अब डी लिस्टिंग के डेंजर में थी। इंडस्ट्री में एक और रूमर भी चला कि जिंगहाओ ने यू ग्रुप से उनके माइनिंग और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ले लिए और बाद में उनके बाकी लो क्वालिटी एसेट्स मार्केट में ट्रांसफर कर दिए, एक फाइनेंशियल ट्रिक के जरिए। रिजल्ट, स्टॉक थोड़ा ऊपर उठा और फिर सीधा क्रैश कर गया। जिंगहाओ ने कुछ डेब्ट बियर किए, पर जो प्रॉफिट उन्होंने निकाला वो सब लॉसेस से बहुत ज्यादा था। और इस सारे गेम का मास्टरमाइंड था ज़ुमोयू। ये था उसका सीईओ बनते ही पहला बड़ा मूव, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक स्टेप जिसमें उसने अंदर के पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया और बाहर का मार्केट भी कैप्चर किया। कोल्ड, कैलकुलेटेड और ब्रूटल, पर परफेक्ट एग्जीक्यूशन। इंडस्ट्री में सबको समझ आया, ये यंग सीईओ कोई मजाक नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को नॉर्मली फाइनेंस की चिंता नहीं होती थी, पर आज सबके टॉपिक एक ही थे, ज़ुमोयू की बिजनेस ब्रिलियंस। कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए वो एक नोबल जीनियस बन गया था, एक परफेक्ट इमेज जिसमें कोई फ्लॉ ही नहीं था। और उसके और शेंदाई के पुराने र्यूमर्स, एक पुअर साइंटिस्ट और एक रिच सीईओ के बीच वाली लव स्टोरी, लोगों के लिए एक फेरी टेल बन चुकी थी। उसने फैमिली छोड़कर लव चूज किया। लोगों को ये कहानी पसंद थी और इस कहानी ने ज़ुमोयू के इमेज को और भी ऊपर कर दिया था। लेकिन शेंदाई सब समझता था। उसके आसपास लोग जब ज़ुमोयू की तारीफ करते तो उसे लगता था जैसे कोई जानबूझकर उसे छेड़ रहा हो। वो बस चुप रहता था, क्योंकि सिर्फ वो जानता था कि ज़ुमोयू ने अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया था, और उन्हीं प्लान्स का पार्ट ऑफ कोलेट्रल था वो खुद। फिर भी एक खुशी थी उसके दिल में कि कम से कम यू फैमिली, यानी जिन लोगों ने उसे कभी नीचा दिखाया था, वो अभी अपने डाउनफॉल को देख रहे थे। एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन थी देखकर कि उनका सालों का एम्पायर अब डस्ट में मिल गया था। चेंगजिमाई ने हल्की सी आवाज में बोला, यू ग्रुप खत्म हो गया। लगता है तुम्हारा वो चीप भाई अब ज्यादा प्राउड नहीं रहेगा। शेंदाई ने यू बायुए का नाम सुना, फिर पूछा, क्या इंटरनेट पे कोई न्यूज है उसके बारे में? फिलहाल तो वो लो प्रोफाइल में है, जू चेंगचेंग से ब्रेकअप हो गया है। वैसे भी वो पैम्पर्ड यंग मास्टर था। अब जब फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो देखते हैं कि वो सरवाइव कैसे करता है। चेंगजिमाई हंसी और बोली, 30 साल ईस्ट रिवर, 30 साल वेस्ट। किस्मत का बदला लेना देखने लायक होता है। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाते थे वो आज खुद नीचे गए। सच में मजा ही आ गया। शेंदाई भी मुस्कुरा दिया, बोला, चलो आज एक अच्छा डिनर करते हैं।